नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक वर्णों का उच्चारण स्थान है। आप हेडिंग डालेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको याद नहीं करना है, इसको समझना है। सूत्र याद करने हैं, सूत्रों को तोड़ना याद नहीं करना है, सूत्रों को तोड़ना समझना है। उसके अलावा 5-7 सूत्रों के अलावा अलिजीवीय जीवामूल तक, अलिजीवीय जीवामूल वत्स किसको कहते हैं, स्वरतंत्र या काकल्य किसको कहते हैं, यहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सूत्र तो सरल है तोड़ने, यहां तक आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, आपको अगर हिंदी बेहतर पढ़नी है, व्याकरण या साहित्य, कुछ साहित्य के नोट्स भी मैं लिखाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में जो आते हैं। उसके अलावा अगर आपको व्याकरण पूरी क्रमबद्ध ढंग से पढ़ना है, एक क्रम से पढ़ना है, ये नहीं कि पहला टॉपिक कोई हो, फिर दूसरा टॉपिक कोई हो, फिर तीसरा टॉपिक कोई हो, ऐसे नहीं, क्रमबद्ध। जैसे चैप्टर को क्रम से पढ़ते हैं वैसे ही अगर क्रमबद्ध पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस चैनल के फर्स्ट वीडियो से लिखना शुरू कीजिए। फर्स्ट वीडियो को देखिए, उससे लिखना शुरू कीजिए। आपको पूरा फर्स्ट व्याकरण से लास्ट व्याकरण तक बेहतर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा घर बैठे बैठे। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उन तक शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, मैं आपको, आप लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा, आपको लिखना कम है, आपको लिखना कम है, लिखेंगे फिर। पहले मैं समझा रहा हूं, देखिए पहले इसको समझना। यहां देखिए लिखा क्या है, फिर लिखोगे आप, पहले यहां देखते रहना। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः पब्लिक कोमल तालव्य। देखिए इसको तोड़ना सिखाता हूं मैं आपको, इस सूत्र को। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। आप देखिए क्या, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः को कैसे तोड़ेंगे। अ का मतलब अ और आ दोनों से है। अ का मतलब अ से भी है और आ से भी है। अगर यहां पर ई होता तो दोनों ई होती, छोटी ई भी बड़ी ई भी। ऊ होता तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों होते। तो अ का मतलब किससे है, अ प्लस आ, अ और आ दोनों से है। देखिए अ और आ, अ यहां पर देखिए ई है तो ई और ई, यहां पर देखिए ऊ है तो ऊ और ऊ। चूंकि री तो एक ही होती है इसलिए री एक ही है। ई का मतलब दोनों ई, अ का मतलब अ और आ, ई। तो मैं पहले तो ये समझ गए, अ का मतलब अकुह विसर्जनीयानाम कंठः में अ और आ। कु का मतलब क वर्ग से है। क वर्ग क्या है, इससे पहले के वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसको भी यहां पर भी समझा दे रहा हूं। इससे पहले के वीडियो देखेंगे तो और चीज भी आपको समझ में आएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं फर्स्ट से लिखना शुरू कीजिए, पहले वीडियो से शुरू कीजिए। हमारे चैनल का पहला वीडियो देखिए, वहां से शुरू कीजिए। आपको सब क्रम से मिलेगा, एक पद्धति से मिलेगा। ये नहीं कि कोई टॉपिक कोई ऐसे नहीं मिलेगा, एक क्रम से मिलेगा आपको। अब देखिए अ का मतलब तो अ और आ, कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग से आशय है क से लेकर कंटिन्यू 5 वर्ण, क से लेकर कंटिन्यू। आप बचपन से जो पढ़े क ख ग घ ङ, देखिए क ख ग घ ङ कंटिन्यू 5, क से लेकर, क भी आएगा क वर्ग में, क ख ग घ ङ, हो गया ना क वर्ग। और देखिए अ का मतलब अ था, कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग का मतलब जब भी आएगा क वर्ग में 5 वर्ण आएंगे क से लेकर कंटिन्यू। घ क वर्ग का है, ग भी क वर्ग में आता है, ङ भी क वर्ग में आता है, तो क भी क वर्ग में आता है। अब उसके अलावा कु का मतलब तो हो गया, कु का मतलब अ का मतलब अ, कु का मतलब क वर्ग, ह का मतलब ह, विसर्ग का मतलब विसर्ग या विसर्जनीयानाम विसर्ग। इस और ये नियानाम को छोड़ देना है। जहां पर भी आएगा आपको नियानाम, या फिर यहां देखिए नाम, यहां पर राम, यहां पर नाम, यहां पर पद्मनिया नाम, इतना छोड़ देना है। पद्मनिया नाम छोड़ देना है, या नाम छोड़ देना है, या राम छोड़ देना है, या नाम छोड़ देना है, या निया नाम छोड़ देना है। जहां पर भी आएगा, देखिए मैं आगे को भी बता चुका हूं। अ का मतलब अ, कु का मतलब क वर्ग। अब यहां चू आया तो चू का मतलब चौ वर्ग, चौ से कंटिन्यू 5, चौ छ ज झ यो। देखिए ई का मतलब ई और ई, चू का मतलब चौ वर्ग का मतलब चौ से कंटिन्यू 5, चौ से लगातार 5। और उसके बाद देखिए चू का के बाद यो है तो यो आ गया, सौ है तो सौ आ गया। तो तोड़ना सरल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अ आ क वर्ग क ख ग घ ह और विसर्ग, ह और विसर्ग देखिए ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कई कई जगह एग्जाम में क्या पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, गौ का उच्चारण स्थान क्या है, वहां पर कंठ न होकर कोमल तालव्य आंसर होता है। कंठ जो है ना, कंठ जो है, आप कंठ गला, जीवा आपकी जीव है, जीव का पिछला हिस्सा। आप ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, लिखेंगे फिर, पहले देखिए जीव है ना, जीव का पिछला हिस्सा,
जीभ का सबसे पिछला हिस्सा, ये पूरी जीभ का सबसे पिछला हिस्सा, इस सबसे पिछले हिस्से को जहां पर से जीभ शुरू होती है गले के पास से, वहां पर कंठ है, गला है, कंठ है। और तालु तो दांतों से ऊपर के मसूड़े के ऊपर का, पिछले दांतों के मसूड़े के ऊपर का अभी बताऊंगा, वो वाला भाग है तालु। लेकिन गले का वो भाग जो जिसको हम कंठ गला, जहां पर से जिह्वा शुरू होती है, उसको कोमल तालु भी कहते हैं, कोमल तालु। इसलिए कोमल तालव्य, कंठ या कोमल तालव्य एक ही चीज है, कोमल तालु। ऑप्शन क्या आता है, ये है, दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं। अगर पूछ दिया माना पूछता है क का उच्चारण स्थान या आ का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान और आंसर है कोमल तालु, आंसर में कंठ है ही नहीं, तो कंठ का मतलब ही कोमल तालव्य से मैं लिखाऊंगा आगे कोमल तालव्य या कंठ क्या है, कंठ आगे को इसके बारे में डिटेल लिखाऊंगा। एक सूत्र आपका क्लियर हो गया, आप इस सूत्र को लिख सकते हैं। इस सूत्र को लिखने के बाद दूसरा सूत्र क्या है, इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु को समझाया था मैं, ई और ई दोनों आ गई। ई चू का मतलब चौवर्ग, चौवर्ग में चौ से कंटिन्यू, चौ छौ जौ जौ यो 5, और यौ का मतलब यौ, सौ का मतलब ये 100। नाम को नहीं लिखना है, जैसे यहाँ निया नाम को नहीं लेना है, वैसे नाम को नहीं लेना है। 100 का मतलब 100, नाम को नहीं लेना है। आप देखिए 100 तक आ गया ना, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब ध्यान दीजिए, तालु किसे कहते हैं, मैं समझाता हूं आपको तालु किसे कहते हैं, मैं दिखाऊंगा भी आपको। अभी आप पहले प्रैक्टिकली समझते हैं तालु क्या है। आप चौ बोलिए, च, छ, ज, झ। आप जब बोल रहे हैं ना, इनको च बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। आपके ऊपर के दांत हैं, दांतों के ऊपर के दांत का पिछला हिस्सा, ऊपर के दांतों का पिछला हिस्सा, पिछले हिस्से से ऊपर ठीक पिछला मसूड़ा, दांतों के मसूड़े होते हैं, पिछला मसूड़ा, ऊपर के दांत, पीछे का हिस्सा। ये दांत है, माना ऊपर के दांत हैं, तो आगे का हिस्सा ये, पीछे का हिस्सा ये। पीछे का हिस्सा दांतों का जहां पर खत्म होता है, उससे ऊपर मसूड़ा शुरू होता है। मसूड़ा वर्त्य कहलाता है, मसूड़े को ही वर्त्य कहते हैं, ठीक है, मसूड़े को ही वर्त्य कहते हैं। मैं वर्त्य की बात नहीं कर रहा हूं, उस मसूड़े से भी ऊपर दांत के ऊपर जहां पर मान से शुरू होता है वो मसूड़ा, उससे थोड़ा सा ऊपर में जाकर शुरू होता है तालु। चौ बोलिए तो वहां पर तालु है, चौ तालु कहलाता है। और कोमल तालु कहां है, गले के भाग, गले का हिस्सा कोमल तालु। तालु कहां है, दांतों के मसूड़ों के ऊपर का हिस्सा, पिछले दांतों के मसूड़े के ऊपर का हिस्सा तालु। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ई, चौ, छ, ज, झ, य और सौ का उच्चारण स्थान भी, ये वाला सौ जो है तालव्य सौ कहलाता है। इसीलिए इस सौ को क्या कहते हैं, तालव्य सौ कहते हैं, तालु। तो इस सूत्र को तोड़ना सरल है, मैं कह दिया हूं, निया नाम, नाम, राम, इनको छोड़ देना। अब देखिए ऋतु रसानाम मूर्धा को तोड़ते हैं। री का मतलब री तो एक ही होती है, दूसरी री है नहीं हिंदी में। हिंदी में तो एक भी री नहीं है, ये री भी नहीं है, ये तो संस्कृत के शब्दों में यूज होती है। हिंदी का कोई शब्द बताइए जो री से शुरू होता है, आप कहेंगे सर ऋषि, आप कहेंगे ऋतु, वो सब संस्कृत के शब्द हैं। एक बात आप नोट कर लेना दिमाग में, मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूं यद्यपि, फिर भी समझ जाना, क्या री से शुरू होने वाला कोई शब्द हिंदी में नहीं है। री से जो भी हिंदी में शब्द आते हैं वो संस्कृत के हैं, कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द हिंदी में री से शुरू नहीं होता। वो जो भी शुरू होते हैं हिंदी में री से, वो सब संस्कृत के शब्द है, तत्सम शब्द है। इसलिए री, चलो एक जो री हम प्रयोग में अभी ला रहे हैं हिंदी में, री एक ही है री। टू का मतलब ट वर्ग, ट वर्ग में भी ट से कंटिन्यू 5, ट से कंटिन्यू 5 कौन से, ट, ठ, ड, ढ, ण। और फिर देखिए यहां र, टू का तो हो गया, अब र, फिर सौ, ये वाला सौ, ये नाम तो छोड़ देना है। अब देखिए 100 तक आपका हो गया। इस 100 को मूर्धन्य 100 कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। अब मूर्धा क्या है, अभी लिखाऊंगा भी मैं आपको, अभी समझ जाना आप मूर्धा क्या है। मूर्धा क्या है, मूर्धा वो जहां पर च बोल रहे थे ना, च, छ, उससे भी ऊपर, उससे भी नाक से एक छेद जाता है मुंह में, उस छेद से थोड़ा सा नीचे आकर एक जगह है, आप ट बोलिए, ट, च बोलिए, च, इससे पहले वाला च बोलिए, च, छ, च बोलते समय, छ बोलते समय जीभ जहां जा रही है उससे भी ऊपर चले जाएगी। ट में बोल के देखिए, ट, ठ, और ऊपर चले जाएगी। वो जहां ट, ठ, ड, ढ, ण में जा रही है वहीं र में भी जानी चाहिए, वहीं श में भी जानी चाहिए। ये सब मूर्धा है। मूर्धा क्या है, तालु से भी ऊपर मूर्धा।
और मूर्धा में ना आपकी जीभ सबसे ऊपर जाती है मुंह में, उससे ऊपर कभी भी नहीं जाती है। आप टॉ बोल रहे हैं ना, टॉ सबसे ऊपर जीभ उसी समय जाती है, उससे ऊपर कहीं जाएगी नहीं। उससे ऊपर जाकर नाक से निकलने वाला एक मुंह में छेद जाता है, वहां पहुंच जाते हैं आप, उससे ऊपर कभी जा ही नहीं सकते। अब वही मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। र मूर्धा से उच्चरित है, या टॉ ठ ड ढ ण। अब टॉ वर्ग आ गया। अब देखिए टॉ वर्ग भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। आप सूत्र याद कर लेना, तोड़ना मैं बता दिया हूं। देखो लृ का मतलब लृ, लृ को संस्कृत में स्वर माना जाता है। ये संस्कृत के सूत्र है, इसलिए हिंदी में ये आते हैं सब, हिंदी में ये सब आते हैं एग्जाम में, है संस्कृत के सूत्र लेकिन हिंदी में आते हैं। तो लृ का मतलब लृ स्वर है संस्कृत में। आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, पहला दूसरा वीडियो देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं फर्स्ट से ही देखना शुरू कीजिए आप, बेहतर होगा आपके लिए। पर देखिए लृ संस्कृत में एक स्वर है, स्वर होने के कारण लृ का मतलब लृ हो गया। तू का मतलब तौ वर्ग, तौ वर्ग से क्या से है कंटिन्यू 5, तौ थौ दो ध न, तौ वर्ग में आ गए। तू का मतलब तो, लौ का मतलब लौ, लृ अलग चीज है, लौ अलग चीज है। लृ और लौ, लौ का मतलब लौ और सौ का मतलब ये वाला सौ। इनका उच्चारण स्थान दंत है। दंत है मतलब दांतों का पिछला हिस्सा, क्योंकि आपकी जीवा दांतों के पिछले हिस्से को छुएगी। आप बोल के देखिए लौ, लौ, इसलिए लौ बोलते समय, सौ बोलते समय भी आपकी जीवा, इस सौ को बोलते समय आपकी जीभ यहां पर आनी चाहिए, दांतों में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो उच्चारण दोष हो जाएगा, उच्चारण में गलती हो जाएगी। अब आते हैं तौ वर्ग भी होगा, तौ थौ दो नौ लौ, इसको दंत्य सौ तभी कहते हैं। ये तालव्य सौ है, ये मूर्धन्य सौ, ये दंत्य सौ। अब आते हैं उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठौ। उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठौ क्या देखे, उ का मतलब दोनों आ जाएंगे, जैसे अ का मतलब अ आ, ई का मतलब दोनों ही, वैसे ही उ का मतलब दोनों उ। पू का मतलब प वर्ग, प वर्ग में प से कंटिन्यू 5, प फ ब भ म, प वर्ग। बस प वर्ग तो आ चुका है ना, प भी आ चुका है प वर्ग में, और ध पहले ही आ चुका था देखिए ऊपर। ये तो पूर्ति के लिए आया है इस सूत्र की, पद्मिनिया नाम। इसमें केवल उ आता है, दोनों उ, और पू मतलब प वर्ग आता है। बस इनका उच्चारण ओष्ठ है, उच्चारण स्थान। प बोल के देखिए आपकी जीभ, आपके दोनों होंठ आपस में चिपक जाएंगे, प तो ओष्ठ। उ बोल के देखिए, उ आपके होंठ गोल हो जाएंगे, गोलाकार। ये आपका हो गया ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब देखिए, अब हर वर्ग के, वर्ग आपको क वर्ग पढ़ाया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हर वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ङ, य, अण, न और म। इनके उच्चारण स्थान है तो ये जो आप पढ़ चुके हैं अभी तक, लेकिन इनके उच्चारण में क्या होता है ना, वायु नासिका से बाहर आती है। इनके उच्चारण में वायु नासिका से बाहर आती है। पहले वायु रुकती है, वायु रुकती है, जहां जहां पर रुकती है, जैसे कभी कंठ के पास रुकती है, कभी तालु के पास, कभी मूर्धा के पास, कभी दांतों के पास, कभी ओष्ठ के पास रुकती, तो वहां पर है, जिह्वा रोकती है। लेकिन क्या होता है, जिह्वा उस वायु को रोकती है और उसके बाद वो वायु नासिका से भी बाहर निकलती है। उसके बाद वो वायु नासिका से भी बाहर निकलती है। नासिका से बाहर निकलने के कारण इनको अंतिम वर्णों को ङ हो गया, य हो गया, ण हो गया, न हो गया और म, इनको क्या कहते हैं, नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। इनको नासिक्य, इसलिए यमगणनम नाम नासिका, यमगण न, ये क्या है, नासिक्य वर्ण है। अंतिम वर्ण, हर वर्ग के अंतिम वर्ण क्या है, नासिक्य वर्ण है। ये तो हो गया। अब देखिए इसको समझा देता हूं, ए दयितो कंठ तालुहु, उसके बाद आप इसको लिखेंगे। हाँ, पहले आप देखिए, ए दयितो कंठ तालुहु। ए दयितो कंठ तालु का मतलब, इस सूत्र को तोड़ना सिखा रहा हूं मैं। इसको कैसे तोड़ेंगे इस सूत्र को, ए दयितो कंठ तालु। ए, यहां पर शब्द दिख रहा है आपको, ए दयितो हो, ए तो हो माने दो, ए आई, ए दई, ए आई, ए तो, ए और आई, ए तो हो, ये दोनों कंठ और तालु से बोले जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान कंठ भी और तालु भी है। कंठ तालु, कंठ भी और तालु भी है। तालु क्या है मैं अभी समझा चुका था, तालु ये जिसको च बोलते समय आपकी जीभ जहां जाती है, च, वो तालु है। अभी लिखाऊंगा मैं अभी आपको तालु क्या है। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ का उच्चारण, ओ और ओ दयितो हो, ओ इसमें भी जैसे ए में दोनों आगे ए आई, वैसे ओ में दोनों आगे ओ औ, ओ औ ए तो हो, ये दोनों कंठोष्टम, कंठ भी इनका उच्चारण स्थान है, ओष्ठ भी इनका उच्चारण स्थान है। कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ट होना चाहिए, कंठोष्टम। कंठ में ओ है ना, ओ
और ओष्ठ में ओ है, औ धन ओ बराबर औ, कंठोष्टम। ठीक है, ओ औ। अब आ गया दंतोष्ठ, दंतोष्ठ होना चाहिए यहां भी, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या है, दंत और ओष्ठ, वो और फो, दांतों से भी ओष्ठ से भी, वो बोलिए तो वो, आपके होंठ गोल भी हो जाएंगे और उच्चारण दांतों के पास जीभ जाकर वो बोलते हैं तो जीभ फट से दांतों के पास जाकर वापस आ जाती है, इसलिए वो और फो का उच्चारण दंतोष्ठ है। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, वो और फो का उच्चारण दंतोष्ठ है। दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, यहां भी दो हैं, दो दो। अब स्वरतंत्री या काकल्य, केवल हो है, हो स्वरतंत्री या काकल्य है। इसका अर्थ क्या है, स्वरतंत्री का अर्थ क्या है, जब हम बोलते हैं हो ना, वायु गले के पास से निकलती है, गले के पास थोड़ा तो अवरुद्ध होती है और उसके बाद सीधे बाहर निकल जाती है। हो देख के तो मुंह खुल जाएगा, पूरा मुंह खुलेगा आपका, और रुक हो बोलेंगे तो मुंह बंद नहीं होगा, खुलेगा और जीभ हिलेगी नहीं। हो, पूरी वायु बाहर निकल आती है। हो स्वरतंत्री या काकल्य, कंठ के पास स्वर तंत्रियों से वायु निकलने के बाद सीधे बाहर निकल आती है, कंठ के पास ही अवरुद्ध होती है, उसके बाद सीधे बाहर निकल आती है, इसलिए अभी लिखाऊंगा स्वर तंत्रीय। और अब आ गया वर्त्य। वर्त्य व्यंजन क्या है, वर्त्य किसे कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, फिर समझा रहा हूं, लिखाऊंगा। क्या वर्त्य किसको कहते हैं ना, आप दांतों का, ऊपरी दांतों का, ये ऊपर के दांत हैं, उसका पिछला हिस्सा, दांतों का पिछला हिस्सा, उसके ऊपर जहां पर दांत खत्म होते हैं और मसूड़ा शुरू होता है, दांत खत्म और मसूड़ा शुरू, वही वर्त्य कहलाता है। नौ बोलिए तो नौ, नौ बोलेंगे तो पक्का आपका वहीं पर जीभ जाएगी, लौ वहीं पर जाएगी, रौ। ठीक है, अब देखिए रौ। अब ये आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने कहा था कि मूर्धा, रौ तो मूर्धा से बोला जाता है, फिर वर्त्य में कैसे आ गया, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे परिवर्तन होने लग गए, ये संस्कृत के थे, यहां से भी एग्जाम में आते हैं, रौ का उच्चारण मूर्धा भी आता है। अब हिंदी में आते आते क्या है, उच्चारण बदल रहा है, हिंदी में धीरे धीरे क्या उच्चारण परिवर्तन हो रहा है, कई चीजें हिंदी में उच्चारण के कारण नहीं आ रही हैं, कई चीजें उच्चारण के कारण खत्म हो रही हैं। जो चीजें नहीं आ रही है उच्चारण के कारण, कुछ चीजें खत्म भी हो रही है। खत्म क्या हो रही है, जैसे री खत्म होते जा रही है, औ खत्म होता जा रहा है, वो तो बहुत बड़ा विषय है, अभी नहीं मैं समझा सकता, पर देखिए उच्चारण इसका मूर्धा था, धीरे धीरे हिंदी में उच्चारण के कारण ये वर्त्य होने लग गया, इसका उच्चारण स्थान र, श, ज, ये वर्त्य है। वर्त्य क्या है अभी मैं बता चुका हूं, लिखाऊंगा भी। और अलिजिह्वीय जिह्वा मूल, जिह्वा मूल शब्द से क्या समझते हैं, अलिजिह्वीय समझ जाएंगे आप, जिह्वा मूल शब्द को समझिए। जिह्वा माने, जिह्वा मूल माने मूल, जिह्वा का मूल, मूल जहां से जिह्वा शुरू होती है, आपकी जिह्वा कंठ के पास से शुरू होती है कि नहीं, गले के पास से जीभ शुरू होती है और आगे लास्ट जिह्वा का अग्रभाग तक आती है। तो अलिजिह्वीय जिह्वा मूल, जिह्वा मूल से जिनका उच्चारण होता है, जिह्वा के मूल से ही, वस्तुतः ये कंठ के से ही बोले जाते हैं, लेकिन इनको अलिजिह्वीय भी कहा जाता है। कंठ के पास जो जिह्वा, आपकी गले के पास जो जिह्वा है, यहाँ पर को जो जिह्वा शुरू होती है, वहीं पर से ये बोले जाते हैं। वस्तुतः ये कंठीय व्यंजन है, कंठ से बोले जाने वाले कंठ व्यंजन है, परंतु इनको अलिजिह्वीय क और ख को भी कहा जाता है, इनको जिह्वा मूलीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये हो गया आपके उच्चारण स्थान, इनको आप संभवतः लिख लिए होंगे, या नहीं लिखे तो लिख लीजिए। अब लिखिए, क्या अब आपको लिखना है, हेडिंग लिखनी है, मैं आपको लिखा देता हूं। आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए कंठ है, कंठ है, हम आपको लिखा देते हैं, हेडिंग लिखिए कंठ है, कंठ है। ठीक है, लिखिए कंठ के पास जाकर जिह्वा का पिछला हिस्सा, लिखिए कंठ के पास जाकर जिह्वा का, सारे लिखा रहा हूं मैं आपको, सारी हेडिंगें लिखा दे रहा हूं। कंठ के पास जाकर जिह्वा का पिछला हिस्सा वायु को अवरुद्ध करे तो, वायु को रोके तो, वायु को अवरुद्ध करे तो ऐसे उच्चरित वर्ण कंठ कहलाते हैं, ऐसे उच्चरित वर्ण कंठ कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा जिस स्थान का स्पर्श करे, इनके उच्चारण में जिह्वा, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके उच्चारण में जिह्वा जिस स्थान का स्पर्श करे उसे कोमल तालव्य भी कहते हैं, उसे कोमल, कंठ को ही कोमल तालव्य भी कहते हैं, एक प्रकार से उसे कोमल तालव्य भी कहते हैं, कोमल तालव्य भी कहते हैं। हो गया ना। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कंठ या कोमल तालव्य तो लिख दिया, अब हेडिंग लिखेंगे कंठ या कोमल तालव्य के बाद तालु, हेडिंग लिखिए तालु, तालु लिखिए
जब जिह्वा ऊपर उठकर कठोर तालु, वो कोमल तालु थी, अब कठोर तालु की चर्चा हो रही है। इसको कठोर तालु न कहकर तालु कहा है, ये कोमल तालु है, तालु है, इसको कठोर तालु भी कह सकते हैं। ऊपर उठकर कठोर तालु के पास वायु का मार्ग अवरुद्ध करे, कठोर तालु के पास वायु का मार्ग अवरुद्ध करे। अब वो कठोर तालु क्या है? दांतों का पिछले हिस्से के ऊपर, मसूड़े से थोड़ा सा ऊपर, मसूड़ा नहीं, मसूड़े से थोड़ा ऊपर, दांतों के ऊपर मसूड़ा, मसूड़े से थोड़ा सा ऊपर में वो कठोर तालु है। तो कठोर तालु के पास जाकर मार्ग अवरुद्ध करे, वायु का मार्ग अवरुद्ध करे तो उच्चरित वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं, उच्चरित वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब लिखे मूर्धा। मूर्धा बहुत इंपॉर्टेंट, मूर्धा किसे कहते हैं? लिखिए मूर्धा। हमारे मुख के, एक चीज और समझना है आपको, पहले सुनिए हैं, पहले सुनना, आप समझने का प्रयास करना। हम जब बोलते हैं ना तो हमारे मुख में क्या ऊपरी जबड़ा नीचे को आता है? जबड़े दो प्रकार के जबड़े हैं, एक निचला जबड़ा है, एक ऊपरी जबड़ा है। हमेशा याद करना, निचला जबड़ा ही रनिंग में रहता है, चलता है। ऊपरी जबड़ा कभी रनिंग नहीं करता, वो स्थिर है। निचला जबड़ा ऊपर नीचे होता है, ऊपरी जबड़ा स्थिर है। कभी भी ऊपरी जबड़ा इधर उधर नहीं होता है। होंठ इधर उधर होते हैं, जबड़ा ऊपर नीचे कभी नहीं होता ऊपरी। निचला जबड़ा ऊपर नीचे जाता है। तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसका ऊपरी जबड़ा भी नीचे को आता है, एकमात्र ऐसा पक्षी है तोता। ज्ञात संसार में ज्ञात पक्षियों में या जीवों में तोता ही ऐसा जीव है जिसका ऊपरी जबड़ा नीचे को आता है। बाकी किसी का ऊपरी जबड़ा नीचे को नहीं आता है, सबका निचला जबड़ा ऊपर को जाता है। तो निचला जबड़ा ऊपर को जाता है, ध्यान रखना। अब ऊपरी जबड़ा जो है ना, ऊपरी जबड़े का सबसे ऊपर का स्थान, जहां की जिह्वा लास्ट तक जा पाती है, उससे ऊपर कभी नहीं जा पाती है, वो मूर्धा कहलाता है। अब ये तो कोई ये परिभाषा तो नहीं है, पर इसको अच्छी तरह लिखा रहा हूं मैं। लिखिए, हमारे मुख के ऊपरी जबड़े का वह स्थान जहां ट बोलते समय, जहां ट बोलते समय हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, ट बोलते समय हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, यही सबसे ऊपरी स्थान मूर्धा कहलाता है। मूर्धा कहलाता है। उच्चारण में जिह्वा इससे ऊपर कभी नहीं जाती है, उच्चारण में जिह्वा इससे ऊपर कभी नहीं जाती है, उच्चारण में जिह्वा इससे ऊपर कभी नहीं जाती है। लिखिए, यद्यपि धीरे धीरे उच्चारण में मूर्धा का स्थान तालु ले रहा है। उच्चारण में अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उच्चारण में ना, यद्यपि धीरे धीरे उच्चारण में मूर्धा का स्थान तालु ले रहा है, मूर्धा का स्थान तालु ले रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा चर्चा किया था इस संबंध में। ओष्ठ वर्ण, लिखिए ओष्ठ, सरल है, ओष्ठ लिख दीजिए। वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ आपने एडिंग डाली है। वर्णों के उच्चारण में निचला जबड़ा ऊपर नीचे होता है, निचला जबड़ा ऊपर नीचे होता है, ऊपरी जबड़ा कभी नहीं। इसलिए जब निचला जबड़ा ऊपर जाकर होंठों के माध्यम से वायु का, इसलिए जब निचला जबड़ा ऊपर जाकर होंठों के माध्यम से वायु का मार्ग अवरुद्ध करे, होंठों के माध्यम से वायु का मार्ग अवरुद्ध करे तो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। उसके अलावा दंत लिख दीजिए, एडिंग दंत। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी दांतों के, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी दांतों के पीछे की कठोर रिच का स्पर्श करती है, ऊपरी दांतों के पीछे की कठोर रिच का स्पर्श करती है। ऊपरी दांत उसके, ये ऊपर के दांत, यहां देखिए ये ऊपर के दांत, उसके पिछले हिस्से को, कठोर हिस्से को रिच कहते हैं। पिछला, दांतों का पिछला कठोर हिस्सा रिच कहलाता है, स्पर्श करती है। तो लिखिए, इन वर्णों के उच्चारण में जो ऊपरी दांतों के पीछे की कठोर रिच का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं, दंत वर्ण कहते हैं।